साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग दे आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो एक टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इस टेस्ट के 70 क्वेश्चन को इस पार्ट में और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, इसे अमलैंड कहते हैं तथा इसके अतिरिक्त इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो दोनों नाम है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए एंड बी। अगला है समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, किसका होता है? तो इन चारों में से समप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, समप्राय मैदान का। तो ध्यान रखिएगा, भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन इत्यादि इस मैदान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई हैं प्रमुख घाटियों और उनकी अवस्थित के बारे में, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका रैबिट घाटी कहाँ पे है? रैबिट घाटी आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो दो से मिला दीजिए। हैम्पी घाटी चीन के हांगकांग में है, तो वन से मिलाइए। हंटर घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो चार से मिला दीजिए। और स्वात स्वात घाटी जो है पाकिस्तान में है, तो तीन से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? तो इन चारों में से देखिए कौन सी भ्रंश घाटी में है? तो विक्टोरिया झील जो है ये आपका भ्रंश घाटी में स्थित है। यह युगांडा, तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है ऊर्जा संयंत्र और संबंधित राज्य के संबंध में? तो आप देखें, पतरालू जो ऊर्जा संयंत्र है, पतरालू ये झारखंड में है, सही है। ग्वाल पहाड़ी ये हरियाणा में है, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित है, जबकि पतरालू ताप ऊर्जा संचालित है। तीसरा जो है आपका चमेरा, चमेरा पंजाब में नहीं, चमेरा एक जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल में रावी नदी पर है। और मुपंडाल ये पवन ऊर्जा संचालित आपका ऊर्जा संयंत्र जो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी वाला सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है? 4500 मीटर है, 4500 मीटर है। आगे देखते हैं, तो यहाँ बताना निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है प्रमुख रेल मार्ग और जुड़ने वाले स्टेशन के संदर्भ में। तो देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक को जोड़ती है। कनाडियन पैसिफिक हैलिफैक्स वैक्स एवं वैंकूवर को जोड़ती है। ट्रांस एंडियन वालपैराइजो एवं ब्यूनस आयर्स को जोड़ती है। जबकि केप काहिरा जो है, केप काहिरा ये वारसा एवं काहिरा को नहीं जोड़ती है, बल्कि काहिरा एवं केपटाउन के मध्य स्थित है। काहिरा एवं केपटाउन के मध्य स्थित है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित युगों पर विचार करें, नगर और देश। तो देखिए, यहाँ पर कौन से नगर किस देश से संबंधित है, इसके संबंध में हमें बताना है कौन से सुमेलित है। तो आप इसमें देखें, आपका डार्विन जो है दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, तो पहला वाला सही नहीं है। लागोस नाइजीरिया में, नैरोबी केन्या में, ये सही है, 2 और 3 सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? तो किसको माना जाता है? देखिए, इन चारों में जो क्रोमैग्नॉन है, क्रोमैग्नॉन को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। इसका विकास 30 से 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके जीवाश्म यूरोप, अफ्रीका एवं इजराइल में मिलते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अवस्थित है या स्थित है? तो देखिए, अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। यह मध्य एशिया में लवणी जल की एक बड़ी झील है, मतलब सॉल्टी वाटर है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर 3 पर्वत है, उपरोक्त में से कौन सा या से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये आपका दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है, ठीक है, तो ये अफ्रीका से हो गया। दूसरा फिल्लाह, फिल्लाह मिस्र के किसान को फिल्लाह कहते हैं। उत्तरमाशा अंतरीप जो है ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है। तो तीनों की तीनों चीजें जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है।
तो 1 2 3 बी ऑप्शन। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है पठार और देश के संदर्भ में? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है, ये वाला ये बताना हमें। देखिए कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है ये। एशिया माइनर आपका मिस्र में नहीं तुर्की में है, ठीक है। अनातोलिया ये फ्रांस में नहीं है, तुर्की में है। चिया पास अर्जेंटीना में नहीं, दक्षिण मैक्सिको में है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, उपरोक्त में से कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, ठीक है, ये बताना है इन चारों में से। तो आप देखें इसमें लौह अयस्क के खनन को जो क्षेत्र है उसमें है लेब्राडोर गर्त, इसके अतिरिक्त पहला हो गया सुपिरियर झील प्रदेश हो गया, तथा टॉम प्राइस हिल ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तो 134 जबकि जो गाड़ा बेसिन है ये रूस की कोयला पेटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है या है? तो देखिए पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियां, मरुस्थल, ये सभी के सभी जो है कारक होते हैं। तो डी ऑप्शन हो गया। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार, नीलगिरी पहाड़ी का यदि विस्तार की बात करें तो कहां पर है? देखिए इसका विस्तार आपका तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, इन तीनों राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं या क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है भारत का विशाल देशांतरी विस्तार। देखिए भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से या सा कथन सत्य है। तो यहां पहला है त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये कथन आपका सही है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं, ये भी सही है। 2 के दोनों सही है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे को उगाना, ठीक है, बिना मिट्टी के। हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर की खेती, परंतु एपीकल्चर रेशम कीट पालन नहीं होता है, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, जबकि रेशम कीट पालन जो होता है वो आपका सेरीकल्चर होता है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखें, पहला है वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, ओजोन केवल समताप मंडल पाया जाती नहीं, कुछ हिस्सा इसका क्षोभ मंडल में भी होता है और कुछ समताप मंडल में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? इन 4 विद्रोहों में सबसे पहले कौन सा होता है? देखिए रामोशी विद्रोह 1822 से 26 में होता है, ये महाराष्ट्र में मराठा कृषकों के द्वारा होता है। दूसरा जो गडकरी विद्रोह है 1844 का है, 1844 का है, ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का विद्रोह है। वहीं रंगपुर विद्रोह जो है ये आपका 1783 में होता है। 1783 में पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर क्षेत्र में कृषकों के द्वारा। और नील विद्रोह 1859 में होता है कृषकों के द्वारा बंगाल क्षेत्र में। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा घटित होता है? रंगपुर का, जो कि 1783 में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। तो आप देखें इसमें अभिकथन दिया गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता नहीं, ये कथन गलत है। चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था, ये सही है। तो यहाँ पर आप कथन गलत है, परंतु जो कारण है वो सही है, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियों तथा उनके उद्देश्यों के युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? तो आप देखें यहाँ पर पहला है सप्रू आयोग, बेरोजगारी की समीक्षा समिति, सही है। हंटर आयोग, शिक्षा का विकास। इनाम आयोग, भूमि संबंधी विवेचना, ये 3 के तीनों यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिए
तो इस प्रकार से ये डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा और जानकारी देखें तो देखिए सप्रू आयोग जो है ये 1934 का है, लॉर्ड विलिंगटन के समय का। हंटर आयोग जो है 1882 का है, लॉर्ड रिपन के समय का। और इनाम आयोग जो है ये 1852 का है, लॉर्ड डलहौजी के समय का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? तो ये जो कंपनियां हैं इनमें देखिए, इन चारों में सबसे पहले आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। ये सबसे पहले भारत में आते भी हैं। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। ठीक है, तो ये आपका क्रम है, इस क्रम को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिव राव भाऊ ने किया था। थोड़ा सा और बात करें तो देखिए, पेशवा बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को होता है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? तो किसे इन्होंने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करें, समाचार पत्र और प्रकाशक के जो युग्म दिए गए हैं इन पर, और यहाँ हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, द पाइनियर महात्मा गांधी की नहीं है बल्कि जॉर्ज एलन इसके प्रकाशक रहे, तो पहला गलत हो गया। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू सही है। स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी की नहीं बल्कि के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा प्रकाशित रही है, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, चौथा सही है। तो आपका दूसरा और चौथा था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? किसमें की गई थी? जो 1886 का कोलकाता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। यहां पर न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी। ठीक है। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, ये बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष GK गोखले। वहीं 1903 में मद्रास में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष ललित मोहन घोष थे। और 1885 ईस्वी में जो है बम्बई अधिवेशन हुआ, जहां पर पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन कांड का। तो अभिकथन है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कथन सही है। क्योंकि इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई थी। तो यहाँ पर कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन में। तो आप इसमें देखें, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र सही है। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। आंध्र प्रांतीय किसान सभा का संबंध इंदुलाल याज्ञिक से नहीं है। देखिए, आंध्र प्रांतीय किसान सभा गठन वर्ष 1928 में NG रंगा के द्वारा किया गया था। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? अग्रगामी नीति का मतलब इंग्लिश में कहें तो फॉरवर्ड पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया था या अनुसरण किया गया था। तो जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से 1880 के मध्य में हुआ था, 1878 से 80 के मध्य में हुआ था, इसमें इस्तेमाल किया गया था। और इस युद्ध का समापन जो है वो गंडमक की संधि के माध्यम से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग द्वारा पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन इत्यादि की सिफारिश की गई थी, के संबंध में सिफारिश की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच। अंग्रेज यात्री
विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था और उसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। महाकवि भारवी जिन्होंने किरार्तजुनियम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राजसभा में निवास करते थे? तो ये पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु के राजसभा में निवास करते थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और महाकवि भारवी जिन्होंने, ध्यान रखिए, किरार्तजुनियम नामक महाकाव्य लिखा था। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? अशोक के प्रमुख अभिलेख और उसके विषय क्या है? तो आप देखिए, पहला कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, सही है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, धम्म की व्याख्या की गई है। पांचवें शिलालेख में धम्म की व्याख्या नहीं की गई। पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है, जबकि धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है, जबकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कथन या कथनों का चयन करना है इसमें से। पहला, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है, सही है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश ने की थी, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है और पाशुपत सूत्र इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ये तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह से नवपाषाण काल से संबंधित है या है? भीमबेटका के गुफा चित्र इससे संबंधित है। इसके अतिरिक्त मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग और आपका पहिए का प्रयोग, ये आपका जो है किससे संबंधित है? ये तीन के तीनों चीज नवपाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका की गुफा चित्र, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, पहिए का प्रयोग। ठीक है, तो 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन का प्रारंभ जो है वो पहले ही हो गया था। ठीक है, ये मध्यपाषाण काल में ही प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्ड्स अरमेड़ा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये व्यवस्था जो है पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर नहीं जा सकता था। पुर्तगाली क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्ड्स लेना पड़ता था। अगला है धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी, ये ज्योतिबा फुले की किसकी हैं? ज्योतिबा फुले की रचनाएं हैं। ठीक है, गुलामगिरी भी इन्हीं की रचना है और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे, किससे संबंधित थे? बरकरी संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। और नामदेव के गुरु ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे और इनके जो कुछ पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है नामदेव के। आगे बात करते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका था क्या? खानवा का युद्ध जो है ये 17 मार्च 1527, फिर चंदेरी का युद्ध आता है 21 जनवरी 1528, फिर सबसे लास्ट में घाघरा का युद्ध आता है 5 मई 1529। तो खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में, घाघरा का 29 में। तो 312 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न युगों पर विचार करें। अष्टप्रधान परिषद, मंत्रिपरिषद और उनके कार्य क्या थे? तो आप देखें, सुमंत विदेश मंत्री होते थे, शर ए नौबत सेना भर्ती संगठन, अमात वित्त एवं राजस्व मंत्री, तीन के तीनों यहाँ पे सुमेलित थे। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, सही है। यह एक स्थायी सदन है, ये भी सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है,
ये भी सही है। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, ये कथन आपका सही नहीं है। एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, इसका कार्यकाल जो विधान परिषद होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर ए वाला जो है ये गलत है कि इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है, परंतु विधान परिषद सामान्यतः क्या होती है, एक स्थायी सदन होती है, या कभी भंग नहीं होती है। तो इसका कार्यकाल की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसका कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये स्थायी होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो पहला वाला कथन गलत है, बाकी सब सही। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? तो आप देखिए, ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। देखिए, नरोरा जो है, नरोरा ये ताप विद्युत नहीं बल्कि एक परमाणु संयंत्र है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित एक परमाणु संयंत्र है, जबकि अन्य जो है ओबरा, सिंगरौली और टांडा ये ताप विद्युत संयंत्र है। अगला है मूल अधिकारवाद योग्य होते हैं। मूल अधिकारवाद योग्य होते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ठीक है, इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। अनिवार्य योग्यता नहीं थी। क्या नहीं थी? देखिए, उस गांव का निवासी होना अनिवार्य योग्यता थी। 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक आयु नहीं, अनिवार्य योग्यता थी। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता ये भी अनिवार्य थी, परंतु शिक्षित न होना ये अनिवार्य मान्यता नहीं थी, मतलब ये मान्यता ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी वाला ले लेंगे, ये योग्यता में नहीं शामिल था। देखिए, यहां अनिवार्य क्या था? अशिक्षित होना नहीं बल्कि शिक्षित होना अनिवार्य था। तो चोल काल की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। इन योग्यताओं या विशेषताओं के अतिरिक्त उसका गांव में अपना मकान होना चाहिए, वह 1/4 बेली भूमि का मालिक होना चाहिए, ये कुछ अन्य अर्हताएं भी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? क्षमाहर्ता के द्वारा। ठीक है, क्षमाहर्ता के द्वारा यह कार्य किया जाता था। क्षमाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अंतपाल जो होता था वो सीमा रक्षक होता था। प्रादेशिक प्रांतीय गवर्नर होता था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो अनुच्छेद 47। कैसे? देखिए, अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। साथ ही मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिषेध लगाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य में किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के जो विधायी संबंध उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? ये कहा गया आपका मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में। तो देखिए, इस वाद में न्यायालय द्वारा क्या कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक है। अगला है नीचे दिए गए अभिकथन और कारण का जो प्रश्न है इसको देखते हैं। तो देखिए, अभिकथन है कि प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। कारण, क्योंकि यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करता है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर या खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? 20 लाख से अधिक होने पर। ठीक है, 20 लाख से कम है तब नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या है? भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आपका लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से जो अन्य प्रावधान लिए गए, संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो है केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं
आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। तो कौन सा है? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 यह राज्य पर केंद्र पर दो कर्तव्य आरोपित करता है। पहला, वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक सुरक्षा अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, संरक्षा करे। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है कि संविधान के उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। सही है। कारण, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। देखिए, उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सही है। देखिए, आगे बात करते हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है, ये कथन जो है ये सही नहीं है। ठीक, सी वाला सही नहीं है। डी, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, सही है। देखिए, संविधान में वर्णित अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई सारवान प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्रहित में सेवा का सृजन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अगला है, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है? तो देखिए, यह जो है राष्ट्रपति चुनाव का, उपराष्ट्रपति चुनाव का, राज्य विधानमंडल के चुनाव का करवाता है। तो बी ऑप्शन 1, 2, 3। स्थानीय निकाय चुनाव का आयोजन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत, 248 के तहत संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषय होते हैं जो तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं, जो आपकी संघ, राज्य और समवर्ती सूची उनमें से किसी में नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? तो देखिए, राष्ट्रगान का आदर करना सम्मिलित है, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना ये भी शामिल है, चुनाव मतदान करना ये शामिल नहीं, अहिंसा से दूर रहना ये भी शामिल नहीं। तो पहला, दूसरा, तो ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम कौन सा है? तो देखिए, इसमें सबसे आखिरी में किसको मिलता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको नागालैंड को मिलता है 1963 में, फिर हिमाचल प्रदेश को 1971 में, सिक्किम को मिलता है 1975 में और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो सबसे आखिरी में किसको मिलता है? अरुणाचल प्रदेश को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे फिर कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है, अभिकथन है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। सही है। कारण, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, जैसे बहुत दूर की चीजें उसमें, मतलब बहुत बड़ा एरिया उसमें आप देख सकते हैं। तो कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन होता है, इक्विथोलॉजी मछलियों का अध्ययन, होरोलॉजी समय का अध्ययन, सभी के सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन। दो सूचियां हैं, लवण और रासायनिक नाम। लवण और रासायनिक नाम। तो देखिए, साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक आपका सोडियम क्लोराइड होता है। 3 से मिलाइए। धामन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा, धामन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट, तो 4 से मिला दीजिए। शोरा या साल्ट पीटर बोलते हैं इसे, ठीक है, शोरा को। ये क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, 2 से मिलाइए। नीला थोथा,
नीला, थोथा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में। किसमें होती है? जल शुद्धिकरण में। देखिए, जल को पीने योग्य बनाने, हानिकारक कीटाणु को हटाने की क्रिया स्टरलाइजेशन कहलाती है। यह क्रिया क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण या पराबैंगनी किरणों के द्वारा की जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पे 3 युग्म दिए गए हैं, बताना कौन सा या से सही सुमेलित है। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में होता है, कॉपर सल्फेट पीड़ानाशक में होता है, चांदी फोटोग्राफी प्लेट में होता है। 1 2 3 सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? किसके आधार पर की जा सकती है? तो देखिए, संवैधानिक आपात की अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो तब राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करते हैं। मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? तो देखिए, भारतीय संसदीय व्यवस्था की जो विशेषताएं उसमें बहुमत, दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण ये शामिल है, परंतु स्थायित्व शामिल नहीं है। स्थायित्व इसमें शामिल नहीं है, ये इसका गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? ये निर्णय जो आया था मुंबई बनाम भारतीय संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन में यह उपबंध कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। फिर बाद में आगे क्या किया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध समाप्त कर दिया गया। मतलब कि यह न्यायिक समीक्षा के तहत आता है। ऑर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑर्लॉन जो है एक पॉलीमर है। इसके निर्माण में एक्रियोलो नाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। एक्रियोलो नाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 70 प्रश्नों को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।